हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर प्रेगनेंसी में यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी हों साथ में, तो ऐसी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असर पड़ता है, प्रेगनेंसी का फाइब्रॉइड्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं या फिर सिजेरियन करना पड़ता है। ये सारी बातें डिटेल में आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड है तो ये प्रेगनेंसी को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, किस टाइप का फाइब्रॉइड है। दूसरा, फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है, यानी कि यूट्रस के किस पार्ट में आपका फाइब्रॉइड है। और तीसरी चीज़, वो फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, कितना बड़ा फाइब्रॉइड है। तो अब पहले मैं आपको फाइब्रॉइड के टाइप्स बता दूं। मेनली 3 टाइप के फाइब्रॉइड होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड। ये क्या करता है, ये आपके जो यूट्राइन कैविटी होती है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर जो खाली जगह होती है, ये उस तरफ इसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो कैविटी होती है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है सब म्यूकस फाइब्रॉइड। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है। ये आपकी जो यूट्रस की वॉल होती है, स्पेशली जो उसका जो मस्कुलर जो हिस्सा होता है वहीं पे होता है, ना ये अंदर की तरफ को नहीं बढ़ा होता है जैसे कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड होता है, उस तरीके से नहीं होता। ये उस वॉल के अंदर ही अंदर सीमित होता है। तीसरा टाइप होता है सब सीरस फाइब्रॉइड। ये ना तो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है और ये बाहर की तरफ को, यानी कि यूट्रस की जो वॉल है उसके बाहर का जो हिस्सा होता है उस तरफ इसकी ग्रोथ होती है सब सीरस फाइब्रॉइड। ये एक तरीके का ऐसा फाइब्रॉइड होता है जो प्रेगनेंसी को सबसे कम अफेक्ट करता है, यानी कि सब सीरस फाइब्रॉइड जो होता है जिसकी ग्रोथ बाहर की तरफ होती है। और जनरली देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स अगर होते हैं यूट्रस में तो महिलाओं को कंसीव करने में भी दिक्कत होती है कई बार। तो ये जो कंडीशन होती है ये भी ज़्यादातर सब म्यूकस फाइब्रॉइड की वजह से होती है। सब सीरस फाइब्रॉइड अगर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंसेप्शन पे आराम से कंसीव हो जाता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो कि बच्चेदानी की वॉल तक ही सीमित होता है, उससे भी खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड मैंने आपको बताया जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर की तरफ को ग्रो करता है, उस टाइप के फाइब्रॉइड से प्रेग्नेंट होने में यानी कि कंसीव करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से ये मेन 3 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मेन अगर प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद फाइब्रॉइड का क्या असर पड़ता है प्रेगनेंसी के ऊपर। पहली चीज़ जो होती है कि अगर फाइब्रॉइड है यूट्रस में तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करे। तो पहला चांस ये होता है कि हो सकता है कि फाइब्रॉइड की प्रेजेंस से कोई भी फर्क ना पड़े प्रेगनेंसी के ऊपर। ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का फाइब्रॉइड है। अब अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है तो उस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। दूसरा जो इसका बुरा असर पड़ सकता है वो ये है कि प्रेगनेंसी जल्दी अबॉर्ट हो सकती है सब म्यूकस फाइब्रॉइड की वजह से। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि प्रेशर सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन या साइज़ ऐसा है कि जिसकी वजह से वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो वहाँ पे रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकती है, आपको यूरिन करने में दिक्कत हो सकती है या फिर यूरिन बिल्कुल ही रुक भी सकती है। इसके अलावा वो जो फाइब्रॉइड है अगर वो आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिल सकती है। अगर आपके यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के निचले हिस्से में है, लोअर सेगमेंट में है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि ज़्यादातर मैल प्रेजेंटेशंस मिलती हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो नॉर्मल बेबी होता है यूट्रस में नॉर्मल प्रेगनेंसी में, उसका नॉर्मली सर नीचे होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, यानी कि सीधा होता है बच्चा बच्चेदानी के अंदर। तो अगर इस टाइप से अगर नीचे की तरफ फाइब्रॉइड होगा लोअर सेगमेंट में, तो इसमें जनरली इस टाइप की नॉर्मल लाई नहीं मिलती है, फिर मैल प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, जैसे कि या ट्रांसवर्स लाई हो सकती है, बच्चेदानी में टेढ़ा हो सकता है उसकी पोजीशन। तो इस टाइप की मैल प्रेजेंटेशंस मिल सकती है। अगला इफेक्ट जो होता है वो ये है कि प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि फुल टर्म तक पहुंचने से पहले ही लेबर स्टार्ट हो सकता है, पहले डिलीवरी हो सकती है। जब तक बच्चा पूरा मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले भी डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसे कुछ चांसेस भी इसके साथ होते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है आपका उसके बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है, लेकिन अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो पहले ही समय से पहले ही बच्चेदानी की
वॉल से डिटैच होना स्टार्ट हो जाए। देखिए प्लेसेंटा ही वो ऑर्गन होता है जो आपके ब्लड को बेबी तक पहुंचाता है, और आपके ब्लड के ही थ्रू जो न्यूट्रिशन होता है और ऑक्सीजन होता है वो बेबी तक पहुंचता है। तो प्लेसेंटा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है पूरी प्रेगनेंसी में। तो अगर ये पहले डिटैच होने लग जाता है यूट्राइन वॉल से, तो वहाँ पे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको APH कहते हैं, एंटीपार्टम हैमरेज। तो उसके चांसेस भी जो हैं वो फाइब्रॉइड्स होने की वजह से थोड़े बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लेबर के टाइम पे इसका क्या असर हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि हो सकता है कि कोई भी असर ना हो और बिल्कुल नॉर्मल जैसे औरों का होता है वैसे हो जाए डिलीवरी। तो पहली कंडीशन ये भी संभावना होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें यूट्राइन इनर्शिया मिल सकता है लेबर के टाइम पे, यानी कि यूट्रस जो है वो प्रॉपरली उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं जिससे कि बच्चा बाहर को एक्सपेल होता है, क्योंकि नॉर्मल लेबर में अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आना ज़रूरी होते हैं जिससे कि बेबी बाहर को एक्सपेल हो पाए। तो इसमें यूट्राइन इनर्शिया की कंडीशन मिल सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो ये फाइब्रॉइड क्रिएट कर सकते हैं लेबर के टाइम पे वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जो बाहर को निकलता है, सबसे पहले ज़्यादातर ये बच्चे का हेड होता है जिसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो बच्चे का सर ही पहले निकलता है। तो अगर कोई फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी है कि वो नीचे की तरफ है और बच्चे के सर के आगे आ जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवरी के टाइम पे, तो ये वहाँ पे लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद PPH के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं यूट्रस में। PPH यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद थोड़ी ब्लीडिंग हैवी हो सकती है। तो ये यूट्रस एटोनिसिटी की वजह से हो सकता है कि अगर फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं तो फिर यूट्रस जो होता है वो ठीक से मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि अगर डिलीवरी के बाद फिर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है अच्छे से तो ब्लड वेसल्स को बंद कर देती है, तो ब्लीडिंग को चेक करती है, वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन क्या होता है अगर यूट्राइन एटोनिसिटी होगी, वहाँ पे यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड वेसल्स खुले रह जाते हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उस केस में। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी हो सकती है अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। तो अगला इफेक्ट जो हो सकता है फाइब्रॉइड का, स्पेशली यहाँ पे जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड होता है या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो होते हैं, अगर फाइब्रॉइड के ऊपर प्लेसेंटा की लोकेशन होती है, यानी कि प्लेसेंटा फाइब्रॉइड के ऊपर अगर अटैच्ड होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो जनरली एक और कॉम्प्लिकेशन होता है फाइब्रॉइड का, जो कि हो सकता है ज़्यादातर सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ये रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड इसको कहा जाता है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो। एकदम अचानक से बहुत तेज़ पेन उठता है, स्पेशली जो ट्यूमर की लोकेशन होती है, यानी कि फाइब्रॉइड की लोकेशन होती है वहाँ पे तेज़ पेन उठता है, और ट्यूमर की लोकेशन जहाँ होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होती है, यानी कि छूने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा हल्का फीवर आ सकता है, साथ में वॉमिटिंग हो सकती है, और ब्लड काउंट जब कराया जाता है तो उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स नाम के जो ब्लड के सेल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई होती है। अब ये कंडीशन अगर प्रेगनेंसी में डेवलप हो जाती है, रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स की, तो उस केस में जनरली मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जाता है। आपको बेड रेस्ट बोला जाएगा और आपको 1 हफ्ते के लिए करीब मेडिसिन दी जाएंगी इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ में आपको पेन के लिए एनाल्जेसिक्स वगैरह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर्स। तो इस तरीके से इस कंडीशन को मैनेज किया जाता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी का फाइब्रॉइड्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो नॉर्मली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान इनका साइज़ बढ़ने लग जाता है, बढ़ने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ओवरऑल जो यूट्रस होता है उसका मस्कुलेचर होता है वो बढ़ता है साइज़ में, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है यूट्राइन टिश्यू की, तो उसके साथ साथ फाइब्रॉइड्स भी ग्रो करते हैं साइज़ में प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरी चीज़ जिसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है वो है डीजेनरेशन की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद के भी जो 1.5 महीने का समय होता है जब तक यूट्रस नॉर्मल अपनी पोजीशन में नहीं आ जाता है, तब तक इसमें फाइब्रॉइड्स में डीजेनरेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली रेड डीजेनरेशन, जिसके कि सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले।
इसके अलावा एक और चीज़ जो हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड में, वो जनरली सब सीरस फाइब्रॉइड जो पेडेंकुलेटेड होते हैं। पेडेंकुलेटेड मतलब एक छोटे से पेडिसल से वो यूट्रस से अटैच रहते हैं। मान लीजिए ये फाइब्रॉइड है और ये छोटा सा एक पेडिसल होता है ऐसे पतला सा, उससे ये यूट्रस से अटैच रहते हैं यूट्रस के बाहर की तरफ। तो ऐसा जो फाइब्रॉइड होता है उसमें टॉर्जियन हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकती है, और अगर ये ट्विस्टिंग हो जाती है तो फिर बहुत पेन आपको होता है उस वक्त आपके एब्डोमेन में। और ये इकलौता इंडिकेशन है फाइब्रॉइड्स के केस में जहाँ पे कि थोड़ा लैप्रोटॉमी के द्वारा इस जो फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया जाता है। जनरली प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है। जनरली डॉक्टर सर्जरी प्रेफर नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड्स के लिए। लेकिन अगर ये कंडीशन एक्यूट एब्डोमेन की डेवलप हो जाती है जहाँ पर कि एक सब सीरस फाइब्रॉइड का टॉर्जियन हो जाता है, जिसकी वजह से आप में एक्यूट पेन के सिम्टम्स जो हैं वो और भी सिम्टम्स साथ में हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पे ये इस तरीके के फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है कि आपको प्रेगनेंसी में साथ में फाइब्रॉइड्स हैं कि नहीं। तो जनरली शुरुआती दौर में अगर आपके डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे तो उस केस में हो सकता है कि उन्हें फाइब्रॉइड भी पता चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनेशन में फाइब्रॉइड पता ही चल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, खासतौर पर जो अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें तो जनरली फाइब्रॉइड का पता चल जाता है। लेकिन लेटर पार्ट में अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, अर्ली प्रेगनेंसी में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो लेटर पार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है फाइब्रॉइड को डिटेक्ट कर पाना अल्ट्रासाउंड से, क्योंकि प्रेगनेंसी के असर की वजह से फाइब्रॉइड्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे लेटर प्रेगनेंसी में डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है कि फाइब्रॉइड है कि नहीं है। तो इस तरीके से इसकी डायग्नोसिस बनती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में नॉर्मली आ जाता है, और कई बार कलर डॉपलर कराना पड़ सकता है या फिर MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको फाइब्रॉइड है यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा प्रेगनेंसी में। नॉर्मली इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार फाइब्रॉइड्स कुछ भी गलत असर नहीं क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स का एटीट्यूड जो जनरली रहता है, प्रेफरेबल जो चीज़ रहती है वो है वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वो नज़र बनाए रखते हैं आपके प्रेगनेंसी पर और फाइब्रॉइड्स के साइज़, लोकेशन वगैरह पर, लेकिन इंटरफियर नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल ज़रूरी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड डिजेनरेशन के केस में, या फिर अगर पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड में ट्विस्टिंग हो जाती है उस केस में, अदरवाइज वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे रखी जाती है। अब अगली चीज़ बात कर ले कि अगर फाइब्रॉइड है यूट्रस में तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है फाइब्रॉइड के साइज़ के ऊपर, उसकी लोकेशन के ऊपर। तो कई बार फाइब्रॉइड का साइज़ या लोकेशन ऐसा हो सकता है, खासतौर पे अगर फाइब्रॉइड जो है वो अपर सेगमेंट में है यूट्रस के, तो हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत कब पड़ सकती है फाइब्रॉइड के केस में। तो देखिए, फाइब्रॉइड अगर लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में है और बच्चे के हेड के सामने आ रहा है, यानी कि लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो उस केस में तो फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर जो फाइब्रॉइड है वो सर्विक्स में है, तो चाहे वो छोटे भी साइज़ का होता है लेकिन वो दिक्कत क्रिएट करता है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए वहाँ पे, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन होने का। और कई बार क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स की वजह से जो बच्चे की लाई होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई नहीं होती है, नॉर्मल वर्टेक्स हेड का प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो अगर ट्रांसवर्स लाई हुई, ओब्लिक लाई हुई, यानी कि बच्चा टेढ़ा है आपके यूट्रस के अंदर, तो उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन हो सकता है कि करना पड़ जाए। डिलीवरी के बाद फाइब्रॉइड्स में थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस केस में आपको पेन होता है, दर्द होता है फाइब्रॉइड वाली लोकेशन पे, वहाँ पे टेंडरनेस होती है, यानी कि छूने के लिए वो एरिया जो होता है बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और साथ में आपको फीवर आ सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देके इस कंडीशन को मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।